गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बच्चे, हमने अपना कल का लेक्चर वाटर पोल्यूशन पे एंड किया था। हमारा टॉपिक चल रहा था वाटर पोल्यूशन, कि जब वाटर के अंदर हार्मफुल केमिकल्स एंटर कर जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स एंटर कर जाते हैं, तो जो वाटर है, वाटर के सोर्सेज हैं, वो क्या हो जाते हैं? पॉल्यूट, कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन। उसी टॉपिक से आज मैं अगला टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ कि वाटर पोल्यूशन के जो हमने रीजंस बताए थे कि सपोज हमने प्लांट्स को क्या दिया? पेस्टिसाइड्स दिए। प्लांट्स को हमने पेस्टिसाइड्स दिए, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया, और जैसे कि आर्टिफिशियल केमिकल्स दिए इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। या फिर ऑयल की जो फैक्ट्रीज है उनमें से जो डर्टी वेस्ट होता है वो भी जाकर वाटर सोर्सेस के अंदर मिल जाता है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेस के अंदर मिल जाता है, जिससे इन सबको हम बोलते क्या है? वाटर पोल्यूटेंट्स। इन्हें हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। इन वाटर पोल्यूटेंट्स के कारण जो हमारे वाटर के सोर्सेज है वो पोल्यूट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। मैंने इसको जो आपको कल के लेक्चर में बोला था कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हम जितना भी वेस्ट है उसको पहले ट्रीट करें, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं। वहां सीवेज में जो वेस्ट जाता है उस वेस्ट को पहले क्लीन करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की हेल्प से, फिर उसको वाटर सोर्सेज में सेंड करें, राइट। और कम से कम फर्टिलाइजर्स का, कम से कम पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करें। और अगर हमने उस वाटर को जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स मिक्स हुए हैं और उस वाटर को डायरेक्टली वाटर सोर्सेज में जाने से रोके, ना जाने दें, तो हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और फिर हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ था, यहाँ एंड हुआ था कि अर्थ का 70% पार्ट जो है वो किससे कवर है? वाटर से। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर 70% पार्ट जो है वो वाटर से कवर होते हुए भी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो नियर अबाउट 0.1% जो है अवेलेबल है। इतना ज्यादा कम अमाउंट फ्रेश वाटर की होने के कारण हमें वाटर को सेव करना है, हमें अपने वाटर को वेस्ट नहीं करना। ये बात आप बहुत छोटी क्लासेस से सुनते आए हो, सेव वाटर। हमारे स्कूल में भी हम इस बात को जनरली भी बताते हैं कि हमें वाटर को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। इसका रीजन क्या है? हमें वाटर को क्यों सेव करना चाहिए? क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो हमारी अर्थ पर बहुत ज्यादा कम है, और अगर ये खत्म हो गया तो वाटर के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है, इंटरनल पार्ट जो है, वो वाटर से वर्क करता है, कि पानी के बिना हमारी लाइफ ही नहीं है। जैसे कि आप प्लांट्स हैं, प्लांट्स लिविंग हैं, प्लांट्स को भी अगर आप 2-3 डेज तक वाटर ना दो और आप देखोगे कि वो सारे के सारे प्लांट्स क्या होने शुरू हो जाते हैं? मुरझाने शुरू हो जाते हैं, उनके लीव्स जो है झड़ने शुरू हो जाते हैं, सूख जाते हैं पानी के बिना उनके लीव्स। बिल्कुल वैसे ही हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और अगर हम भी एक दिन पानी के बिना रहें तो नेक्स्ट डे हमारी बॉडी भी एनर्जी लेस हो जाती है, हमारे को काम करने की एनर्जी नहीं होती हमारे अंदर में, क्योंकि वाटर जो है हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सॉल्युबल करने में हेल्प करता है। तो हम, एज वी नो, द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन वेरी लेस अमाउंट ऑन आवर अर्थ। हमारी अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, तो इसलिए हमें वाटर को सेव करने की जरूरत है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम एक टॉपिक करेंगे
जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको पता है कि हमारे जितने भी वाटर के सोर्सेज है, उसका मेन जो है, उन सोर्स का मेन जो वाटर है वो कहाँ से आता है? रेन से आता है। तो इसका मतलब जो रेन है हमारे वाटर सोर्सेज का मेन कंपोनेंट है। कि क्या होता है कि वाटर सोर्सेज में वाटर रेन से आया, फिर वो इवेपोरेट हुआ, और जब उसकी कुछ अमाउंट इवेपोरेट होकर सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेट होकर ऊपर चली गई एनवायरनमेंट में, और कंडेंस होकर और रेन की फॉर्म में फिर से हमारे पास वापस आ गई। तो इसका मतलब हमारी अर्थ पर वाटर का मेन सोर्स कौन है? रेन वाटर। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी अर्थ पर पूरा साल, जहां हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहां पर पूरा साल बारिश नहीं होती। तो कुछ ही दिनों में बारिश होती है, उसके बाद हमें उसी वाटर को पूरा साल यूज करना होता है। सो देयर इज ए नीड टू कंजर्व द वाटर। What is रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या? जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना, ताकि हम उसको लेटर यूज कर सके। डेफिनेशन क्या है बच्चे? कि रेन वाटर को क्या करना? कलेक्ट करना। ये वो टेक्निक है, इट इज ए टेक्निक टू कलेक्ट द रेन वाटर। यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन। इट इज ए मेथड और टेक्निक which is used to collect the rainwater for later use। later use का मतलब बाद में, ठीक है, ताकि हम उसे बाद में यूज कर सके। अब ऐसे हमें कौन से मेथड यूज करने हैं, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, जिससे कि हम वाटर को कैप्चर कर सके, कलेक्ट कर सके, ताकि जिन दिनों में रेन नहीं है तो हम उसको रेन वाटर को यूज कर सके। ठीक है, एक तो हमारे वाटर सोर्सेज हो गए, जैसे कि हमारे रिवर्स, जैसे कि हमारे ओशंस, जैसे कि हमारे पोन्ड्स, जिनके अंदर नेचुरल तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। बारिश आई, उन ओशंस में, उन रिवर्स में रेन का वाटर ऐड हो गया। लेकिन हम अपने तरीके से रेन वाटर को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं लेटर यूज के लिए? बहुत छोटे छोटे मेथड्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि जब बारिश आती है, घर के अंदर जितनी भी खाली बकेट्स है, उनको ओपन एरिया में रख दीजिए। अब उसके अंदर रेन का वाटर भर जाएगा, पानी भर जाएगा। जो पानी गटर में जाना था, वो पानी की गटर में जाने की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम उसको बकेट्स में, टब्स में कलेक्ट नहीं करते, तो वो वाटर कहाँ जाएगा बेटा? सीवेज में जाएगा। सीवेज में जाकर क्या बन जाएगा बेटा? वेस्ट बन जाएगा, वेस्ट वाटर बन जाएगा। और अगर सीवेज के अलावा कहाँ जाएगा? कि घर के बाहर जितना भी एरिया है उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा और स्टेगनेंट वाटर बन जाएगा। उसके ऊपर मॉस्किटो डेवलप करेंगे, जर्म्स डेवलप करेंगे, तो वो वाटर जो है वेस्ट हो जाएगा। तो हमने अपने लेवल पे क्या करना है? छोटे छोटे मेथड्स हैं। घर के अंदर बहुत बड़े बड़े जो टब्स है, जिनको आप वॉशिंग के लिए यूज करते हो, बकेट्स है, उनको आपने क्या कर देना है? ओपन एरिया में रख देना है। जब रेन बंद हो जाए, बारिश आनी बंद हो जाए, तो जो वो घर गंदा हो जाता है, बारिश के बाद हम घर की सफाई करते हैं, क्लीनिनेस करते हैं, तो उन बकेट्स में जो वाटर है उससे हम अपने ओपन एरियाज को क्लीन कर सकते हैं, घर के अंदर क्लीनिनेस का काम कर सकते हैं, और उनको नेक्स्ट डे हम प्लांट्स को, वाटरिंग प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। हम उस पानी से अपने यूटेंसिल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे हम उस रेन वाटर को हार्वेस्ट करके लेटर यूज कर सकते हैं।
और जो मेट्रो सिटीज है बेटा हमारे कंट्री में, जो मेट्रो सिटीज है उनमें जो नए घर बन रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो नए घर बन रहे हैं, उन नए घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। रूफ से वो सिस्टम शुरू होता है और अंडरग्राउंड जाता है। अंडरग्राउंड जाने का मतलब है कि जो पानी गटर में जाना है, छत का पानी बारिश का, वो उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइप्स में चला जाता है। और वो पाइप्स कहाँ जाती हैं बेटा? अंडरग्राउंड जाती हैं। और वो पाइप्स जब अंडरग्राउंड जाती हैं तो वो ग्राउंड वाटर टेबल, जो जमीन के नीचे पानी है, उसका लेवल इंक्रीज करता है। और ये किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मर्स ट्यूबवेल की हेल्प से, हैंडपंप की हेल्प से, विलेजेस में हैंडपंप की हेल्प से उस वाटर को ही यूज किया जाता है। तो वो पानी सीवेज में ना जाकर अंडरग्राउंड चला जाता है, अंडरग्राउंड टैंक्स में चला जाता है। अंडरग्राउंड टैंक्स में जाकर किसका लेवल इंक्रीज करता है? ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज करता है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एडवांटेजेस क्या है, राइट? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है ये तो आपको पता चल गया। इट इज ए मेथड टू कलेक्ट द रेन वाटर फॉर द लेटर यूज। अब इसके एडवांटेजेस भी मैंने आपको बताए कि ये फ्लड्स को रोकता है, ये सीवेज को ओवरफ्लो होने से रोकता है, ये ग्राउंड वाटर का टेबल लेवल इंक्रीज करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है और पानी को वेस्ट होने से रोकता है। This is all about the rainwater harvesting. Now we move to the next topic. Next topic जैसे कि अभी हमने एयर का टॉपिक कल वाले लेक्चर में किया था, आज हमने वाटर का टॉपिक करा। अब हमारा इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक क्या है? सॉइल है। इसी से रिलेटेड सॉइल है हमारा टॉपिक। ये टॉपिक की भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? क्योंकि जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो किस में ग्रो करते हैं? सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। अब मान लीजिए सॉइल अगर ना हो, इफ सॉइल इज नॉट, तब प्लांट्स ना हो, और अब प्लांट्स नहीं होंगे तो आप सबको पता है कि हमारा फूड क्या है? प्लांट्स इज द सोर्स ऑफ द फूड ऑन द अर्थ। अगर कोई प्लांट्स नहीं खाता, जैसे लॉयन है, लॉयन अगर प्लांट्स को नहीं खाता, लॉयन डियर को खाता है, लेकिन डियर अल्टीमेटली किसको खाता है? डियर का फूड कौन है? डियर का फूड प्लांट्स है। इसका मतलब अल्टीमेटली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सॉइल के ऊपर। आपने सुना होगा कि अगर सॉइल अच्छी नहीं है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो फ्लड्स, जिनकी वजह से वो रॉक्स क्या हो जाती हैं? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन होगा जब ऊंचाई से नीचे गिरती हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है, राइट? फिर से बोलती हूं आपको यहाँ पर कि जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, अगला फैक्टर कौन सा है? तेज हवाएं, यानी कि जिसे आप बोलते हो विंड्स बोलते हो, रेन वाटर, और जिसे आप रेन वाटर मतलब जिसमें बहुत ज्यादा बारिश आती है, जब वो फ्लड्स आते हैं, ग्लेशियर्स जो है वो रीजन है इसका, रनिंग वाटर इसका रीजन है। ये सारे के सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं। इन फिजिकल फैक्टर्स की वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और हाइट से जब वो नीचे गिरती हैं तो वो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स।
by the physical factors, by the physical factors. अब सेकेंड स्टेप आपका क्या है? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? सॉइल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अब सॉइल डेवलप कैसे होगी? जो सॉइल है, जब उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया जो उसे डीकम्पोज करे। आपने सुना हुआ है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल डीकम्पोज, राइट, डीकम्पोज करते हैं डेड मैटर को। वो डेड मैटर जो सॉइल को डेवलप करने में हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं सॉइल इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। सॉइल न्यूट्रिएंट्स में रिच है। वो सारे फैक्टर्स जिसको हम क्या कहते हैं? जो सॉइल को ह्यूमिडिटी देते हैं, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है, और जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। जो सॉइल को क्या बनाते हैं बेटा? फर्टाइल बनाते हैं। उस प्रोसेस को सॉइल डेवलपमेंट कहते हैं, या उस प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहते हैं, राइट। इन दोनों डेफिनेशन के क्लियर होने से आपको ये आंसर मिल गया कि सॉइल फॉर्म्ड कैसे होती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय टू मेथड्स। One is called weathering of soil, second is called pedogenesis, weathering physical climate की वजह से, और जब वो छोटे पीसेस में टूट गई तब उसकी डीकम्पोजर ने डेवलपमेंट की, बैक्टीरिया ने उसे डेवलप किया, और डेवलप होने से वो सॉइल फर्टाइल हो गई। अब उस फर्टाइल सॉइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर कि सॉइल इरोजन क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन? आप सबने इरोजन का मतलब सुना हुआ है कि सॉइल इरोजन क्या होती है, फिर भी आज हम इसे अच्छे से करेंगे। सॉइल की बेटा टॉप लेयर, आप सबको अच्छे से पता है, जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो बहुत ही ज्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, राइट। जो सॉइल की टॉप लेयर है वो बहुत ही ज्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, और उस टॉप लेयर के जब तेज हवाएं आती हैं, फ्लड्स आते हैं, तो वो सॉइल की जो टॉप लेयर है बेटा, तेज हवाएं आने से, तेज बारिश आने से सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर का रिमूव होना बाय द एक्शन ऑफ विंड्स, बाय द एक्शन ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन को नोट करोगे, द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, नोट डाउन करिए इसको, द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। मैंने टॉप लेयर लिखा हुआ है तो मैं इसके आगे एक वर्ड लिख देती हूँ, रिमूवल ऑफ, removal of top layer of soil by the action of fast flowing water और fast winds। हाई विंड स्पीड की वजह से जो सॉइल है उसकी टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, बह जाती है, which is rich in nutrients, और उस रिमूवल ऑफ टॉप लेयर को क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। अब इसके कारण क्या है? कारण अभी अभी मैंने बताए। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, तो आप पहला कॉज क्या लिखोगे? हैवी रेन्स। पहला कॉज क्या लिखोगे बेटा? अभी अभी मैंने बताया, पहला कॉज
इसका क्या है बेटा? हैवी रेन्स, राइट। पहला कोज है इसका हैवी रेन्स, ठीक है। और सेकंड कोज इसका क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड्स। हैवी रेन, जब तेज बारिश आती है तो वो अपने साथ सॉइल की सबसे ऊपर वाली सबसे टॉप मोस्ट लेयर को इरोड करके बहाकर दूसरे प्लेसेस पे ले जाती है। और सेकंड मैंने क्या बताया? हैवी स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी विंड्स, तेज हवाएं जब चलती हैं तब भी उसके साथ सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर बह जाती है, बहकर चली जाती है। अब अगर ध्यान से सुनना, अगर रास्ते में प्लांट्स लगे होते, अगर उस सॉइल पे प्लांट्स लगे होते, यानी कि एफोरेस्टेशन हुई होती, तो उस प्लांट्स की रूट्स ने सॉइल को क्या करा होता? जकड़ा होता, पकड़ के रखा होता, बाइंड किया होता। तो अगर वो खाली सॉइल ना होती तो तेज हवाएं, तेज बारिश उसको ना बहाकर ले जाती। सुन रहे हो मेरी बात? इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि यहां से हमें पता चलता है कि ये जो कारण है, हम तेज बारिश को तो रोक नहीं सकते, हम तेज हवा को तो रोक नहीं सकते, हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपनी सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं। कि अगर हम बहुत सारे प्लांट्स लगा देंगे तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड कर लेंगी। आई मेरी बात समझ? वो सॉइल को बाइंड कर लेंगी और उसको बहने नहीं देगी। यानी कि अगर तेज हवाएं, तेज बारिश और लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स भी इसका रीजन है। और लैंडस्लाइड्स ज्यादातर कहाँ आते हैं? हिली एरियाज में आते हैं। और अगर हम इन चीजों को रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए? सॉइल को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। अगर डिफॉरेस्टेशन है तो वन ऑफ द मेन रीजन है कि हम सॉइल इरोजन को रोक नहीं पाएंगे, हम सॉइल इरोजन को रोक नहीं सकेंगे। सो यहां से, इन बातों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ सॉइल इरोजन? हम सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं, राइट? हम सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं? और सबसे पहला इसका रीजन है कि क्या लगा दो? प्लांट्स लगा दो, राइट? सबसे पहला रीजन क्या है कि हम क्या ग्रो कर दे? प्लांट्स कर दे। और अगर और कुछ नहीं कर सकते तो ग्रास ही लगा दे, राइट? ग्रासेस लगा दे। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है? हमने लैंड को खाली नहीं छोड़ना, हमने लैंड को वेकेंट नहीं छोड़ना। क्योंकि लैंड क्या है? जो सॉइल है उसे अगर हमने खाली छोड़ दिया तो वो क्या है? तेज हवाओं के साथ, तेज पानी के साथ उसके न्यूट्रिएंट्स बहकर अदर प्लेसेस पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको रोकने के लिए हमने प्लांटिंग करनी है, प्लांटिंग द प्लांट्स। और प्लांटिंग द प्लांट्स, या फिर हम क्या लगा सकते हैं? ग्रास लगा सकते हैं। अब ग्रास लगाने से, प्लांटिंग करने से प्लांट्स की वो जो सॉइल है वो कवर्ड हो जाएगी और वो तेज पानी, तेज वाटर यानी कि तेज हवा, इन सब एजेंट्स के कांटेक्ट में नहीं आएगी, राइट? और सेकंड क्या है कि मान लीजिए कि अगर किसी के लैंड है जहां पर उन्होंने
छोटा सा फील्ड है, लैंड है जहां पर उन्होंने क्रॉप्स लगाई हैं, उसके इर्द गिर्द काउंटर बडिंग कर दो। काउंटर बडिंग का मतलब है छोटी छोटी उसके इर्द गिर्द दीवार बना दो, एम्बैंकमेंट्स बना दो। ये एम्बैंकमेंट्स बना दी, मान लीजिए यहाँ पर क्रॉप्स लगाई हैं, अब तेज पानी आएगा, पहले इस दीवार, छोटी सी दीवार जो एम्बैंकमेंट बनाई है, इस एम्बैंकमेंट के साथ टकराएगा, टकराकर फिर जंप करके अंदर जाएगा, यानी उसकी स्पीड क्या हो गई, कम। जो हमने एम्बैंकमेंट बनाई उससे हमने उसकी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। आप लोगों ने अपने विलेजेस में देखा भी होगा, मिट्टी की चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं। छोटी सी मिट्टी की बाउंड्री बनाना, उसे क्या कहते हैं, एम्बैंकमेंट कहते हैं। वो छोटी सी बाउंड्री बना देते हैं, एम्बैंकमेंट कहते हैं उसको। और जब तेज पानी आता है और उस मिट्टी की दीवार के साथ टकराता है और फिर उस खेत के अंदर जाता है, राइट। इससे क्या है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो इन क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो हमें क्या करनी है, फील्ड के इर्द गिर्द एम्बैंकमेंट्स बना देनी है। फिर से बोल रही हूँ, एम्बैंकमेंट्स का मतलब है छोटी छोटी कच्ची दीवार जो वाटर की स्पीड को कम करे। वाटर डायरेक्ट इन क्रॉप से ना टकराए, वाटर किससे टकराए, इस दीवार से टकराए, फिर उसके अंदर जाए। तो इस तरीके से हमने उसकी स्पीड को क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया, राइट। और टेरेस फार्मिंग, हिल्स पे आपने सुना होगा, हिल्स पे टेरेस फार्मिंग का नाम हर बच्चे ने सुना होगा। कैसे, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मान लीजिए ये हिल है, ये हमारी क्या है, हिल है। अब यहां से तेज हवाएं आएंगी, तेज पानी आएगा तो इसको बहाकर नीचे ले आएगा, समझे, इसको बहाकर नीचे ले आएगा। हमने इसके ऊपर छोटी छोटी स्टेयर्स बना देनी है। क्या बना देनी है, छोटी छोटी स्टेयर्स। और उस स्टेयर्स पे क्या लगा देने हैं, प्लांट्स लगा देने हैं, राइट। ये देखो, उन स्टेयर्स पे हमने क्या लगा दिए, प्लांट्स लगा दिए। अब तेज पानी आया तो वो सीढ़ियों से ऐसे 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 जंप कर करके नीचे आएगा। ऐसे सीधा आने की बजाय, ऐसे तेज आने की बजाय वो जंप करता हुआ आएगा। अब जंप करता हुआ आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कम, राइट। उसकी स्पीड क्या हो गई बेटा, कम हो गई। अब हमने स्पीड कम करने से अपनी क्रॉप्स को, अपने प्लांट्स को सेव कर लिया, राइट। हमने उन्हें सेव कर लिया, तो हमने उसको सॉइल इरोजन को रोक लिया। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में हम उसको डिवाइड कर देते हैं स्लोप्स में। हमने स्लैब्स क्रिएट कर दी, हमने उस हिल को डिवाइड कर दिया। और कभी अगर कोई बच्चा घूमने गया हो तो उसने टेरेस फार्मिंग देखी भी होगी, राइट। सो दीज आर द मेथड्स कि हमने एम्बैंकमेंट बना दी, हमने टेरेस फार्मिंग कर दी, हमने क्या कर दिया, क्रॉप्स लगा दी, ग्रास लगा दी। इन सारे मेथड से हमने सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर दिया। मेरी बात समझ, अब ध्यान से सुनो। अब हमारे 3 टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। अब इस चैप्टर के हमारे 3 टॉपिक्स कौन से खत्म हो गए हैं। पहला टॉपिक खत्म हुआ है एयर, दूसरा टॉपिक खत्म हुआ है वाटर, तीसरा टॉपिक खत्म हुआ है सॉइल, राइट। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने साथ साथ भी बताए हैं। फिर भी मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ
ताकि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एयर के कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉइल एटमॉस्फेयर की लेयर्स के नाम क्या हैं, एयर पोल्यूशन क्या है, एयर एज ए ब्लैंकेट कैसे यूज होती है, उसे ब्लैंकेट क्यों कहा जाता है, एयर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। फिर सिमिलरली आपका सेकेंड टॉपिक शुरू हुआ वाटर। वाटर के अंदर आपने क्या किया, वाटर पोल्यूशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सोर्सेस क्या हैं, राइट। उसके बाद जो हमने टॉपिक किया सॉइल, सॉइल के अंदर बच्चे हमने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किया सॉइल इरोजन। कि सॉइल इरोजन क्या है, हम सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोकने के मेथड्स क्या हैं, और एक टॉपिक हमने करा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो आपका चैप्टर कहां तक खत्म हो गया, आपका चैप्टर खत्म हो गया सॉइल इरोजन के मेथड्स तक। तो अब आपके इस चैप्टर में रह गए बायोलॉजिकल साइकिल्स। बायोलॉजिकल साइकिल्स के बाद आपका ये चैप्टर खत्म, यानी कि दो लेक्चर्स में अब हम साइकिल्स खत्म कर लेंगे, तो फिर आपका सितंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब साथ साथ सितंबर एग्जाम की तैयारी करो, साथ साथ पढ़ाई करो। ओके आकाश सर।